एवरीवन, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो वैसे आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि 2-3 वीडियो बनाते हैं उसके बाद फिर 3-4 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। तो उसके लिए एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। दरअसल थोड़ा सा प्रॉब्लम थी और एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम भी थे पीजी के, तो उनकी प्रिपरेशन और एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब कि गैप हो गया वीडियो बनाने में, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट अब कोशिश करेंगे कि हमारे जो वीडियोज़ है वो कंटिन्यू रहें। हमें पता है दिक्कत होती है कि मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अब उसमें 2-3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद आपको उसके आगे का मतलब कि मैटर चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, लेकिन अब वो मैटर आपको नहीं मिल पाते तो दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है, उसके लिए रियली सॉरी, बट आगे ऐसा नहीं होगा। कोशिश यही करेंगे कि अब डेली वीडियो अपलोड हो सके और आपको डेली मैटर प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग देख चुके थे रिमाइंडर थ्योरम, जो 2.3 एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की, उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देख चुके थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, जो कि हमारे एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, वही हम लोग आज देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, वैसे ही हम लोग पहले पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर थ्योरम। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि जैसे 2 पॉलिनॉमियल दे रखे हैं, एक बड़ी डिग्री का, एक छोटी डिग्री का, ठीक है। तो जैसे कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं नंबर्स में, वैसे ही जो हमारा पॉलिनॉमियल होता है उसमें हम छोटी डिग्री वाले पॉलिनॉमियल से बड़ी डिग्री वाले पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में ये था कि अगर हम छोटी डिग्री वाले पॉलिनॉमियल से बड़ी डिग्री वाले पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम कैसे पता करें कि उस डिवीजन में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ये हमने देखा था। कैसे देखा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल आपके पास दे रखा है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। और इसका जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र ये मान लीजिए दिया हुआ है x माइनस 4, ठीक है। अब कह दिया कि gx से px को डिवाइड करना है और बताना है कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक तरीका तो होता है लॉन्ग डिवीजन से, एक्चुअल डिवीजन से, तो वो दूसरा तरीका हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्या करते थे, जो भी हमारा डिवाइजर होता है उसको हम उठा के पुट कर देते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। gx क्या है, x माइनस 4, तो x माइनस 4 हो जाएगा 0 के इक्वल। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, इधर माइनस में है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ से निकली है, इस x की वैल्यू को उठा के हमको रखना है क्या होता है ये डिविडेंड में, जिसको हमको डिवाइड करना है px में, ठीक है। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो आएगा हमारा P4 क्यों? क्योंकि px से डिविडेंड, अब हमको ये x कहाँ रखना है, इसमें रखना है, तो x की जगह पे क्या रखना है, 4, तो ये हो जाएगा P4। तो जहां जहां px में x है वहां वहां पे हमको 4 रखना है। तो x क्यूब यानी 4 क्यूब, 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 एंड प्लस 7, ठीक है। देखिए ये 4 क्यूब है, और अगर देखें ध्यान से तो ये यहाँ पे 4 टू द पावर क्या है, 1 है। अब देखिए बेस सेम, एक्सपोनेंट पे जाइए। एक्सपोनेंट में क्या था, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है, एडअप हो जाती हैं। तो 2 + 1 3, तो 4 क्यूब ये हो गया। आगे 2 4 जा 8 एंड प्लस 7, ठीक है। अब देखिए 4 क्यूब कैंसिल, क्या आया, 8 + 7 15। तो यानी जो हमारा रिमाइंडर आया, ये जो हमारा रिमाइंडर है वो आ गया 15, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसी सीरियल में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। तो देखिए फैक्टर का मतलब हमने बताया था। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आप फैक्टर निकालते हैं ना, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 15 है, अब 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 3 5 जा एंड 5 1 जा, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, ठीक है।
तो मतलब 15 जो है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब कोई नंबर 2, 3 या 4, 2 से ज़्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं ये इस नंबर के फैक्टर हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3, 5 जो 15 है, तो इसका मतलब एक्चुअली फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब ये होता है कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर तभी होगा जब वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे अगर हम पूछें कि ये जो 3 है ये 15 का फैक्टर है या फिर नहीं है, तो चेक करेंगे कि 3 जो है वो 15 को डिवाइड कर देता है कि नहीं कर देता है, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो 3 जो है 15 को डिवाइड कर देता है। कैसे? 3, 5 जा 15। तो जो नंबर किसी भी बड़े नंबर को अगर डिवाइड कर देता है तो वो जो डिवाइड करने वाला नंबर आता है, छोटा वाला नंबर जो है, वो नंबर उस बड़े नंबर का फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 5 लिखा है, तो 3 भी 15 को डिवाइड कर देगा और 5 भी 15 को डिवाइड कर देगा। तो पहचानते कैसे हैं? ये अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए प्रोडक्ट में वो सारे के सारे इस नंबर के फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, जैसे कि इस केस में बच रहा है, इस केस में जैसे रिमाइंडर बच रहा है, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो नंबर जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड वाले, मतलब कि जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसका फैक्टर होता है। और अगर ठीक इसका रिवर्स, अगर रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है, अगर रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है, भले ही वो 1 बच रहा है, कुछ भी बच रहा है, मतलब 0 नहीं बच रहा है ना, तो वो नंबर जो है जो डिवाइड कर रहा है वो उस नंबर का फैक्टर कतई नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे 15 ही लेते हैं, अगर इसको डिवाइड करके देखें 2 से, ठीक है, तो 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 7 जा 14 और ये क्या आ गया 1। ठीक है, तो 15 को अगर हम लिखें, फॉर्मूला होता है ना हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर क्या 1। ठीक है, देखिए अब हमने क्या बताया था, फैक्टर कब होगा? जब कोई नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हो, तभी ये जो नंबर्स होते हैं ये इसका फैक्टर होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब यहाँ पे 3 और 5 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे थे तो 15 के दोनों ही फैक्टर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 × 7 प्रोडक्ट के फॉर्म में तो है, लेकिन आगे क्या है, प्लस में रिमाइंडर लगा हुआ है। अब जब प्लस या माइनस प्लस आ गया तो फिर तब फैक्टर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या है कि सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है तो फिर ये नंबर्स इस नंबर के फैक्टर नहीं होंगे। और वैसे भी दिख रहा है कि ये जो 2 है ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, कुछ रिमाइंडर यहाँ पे बच जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर बच जा रहा है तो जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं होता है, और अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 0 आ रहा है, तो जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो बस यही हमारा फैक्टर थ्योरम है। और फैक्टर अभी हमने नंबर्स पे देखा, अब इसी फैक्टर थ्योरम को हम लोग पॉलिनॉमियल के फॉर्म में देखेंगे तो बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसी की बात करें, यहाँ पे अगर चेक करने को कह दिया जाए कि चेक वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px और नॉट, यानी gx जो है वो px का फैक्टर है या फिर नहीं है। gx माने डिवाइजर एंड px मीन्स क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके अब बताना है। तो फैक्टर थ्योरम में सारा काम वही रिमाइंडर थ्योरम वाला ही करना है, बस एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, हमको चेक करना है रिमाइंडर है क्या। ठीक, तो जैसे हमने ये सारा रिमाइंडर चेक किया, ठीक है, अब रिमाइंडर अगर बच रहा है, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो क्या बताया था, फैक्टर नहीं होता है। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो फैक्टर होता है। यहां से लिख सकते हैं कि 3 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 15। ठीक, और यहां पे 2 and 7 आर नॉट फैक्टर ऑफ 15। ठीक, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारा क्या रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है। अब जब रिमाइंडर बच रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 देयरफॉर
gx is not a factor of px। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। इसको थोड़ा सा डिफाइन करके लिख देते हैं, फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फैक्टर थ्योरम की जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि लेट px be a polynomial acting as a dividend, है ना, डिविडेंड है ना, यानी जो px है वो एक पॉलिनोमियल है और उसको किस तरीके से लिया जा रहा है, एक डिविडेंड के फॉर्म में, ठीक है। एंड another polynomial x minus a acting as divisor of px, ठीक है। यानी px हमारा डिविडेंड है और जो x माइनस ए एक पॉलिनोमियल है जिसे gx होता है, तो x माइनस ए जो है वो अगर डिवाइजर है px का, ठीक है। देन तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, जो हमारा पॉलिनोमियल होता था डिवाइजर वाला gx वाला, उसको उठा के जीरो इक्वल करते थे, ठीक है। तो x माइनस ए इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया, ठीक। अब यही a उठा के हम कहाँ रखते थे, px में, तो हमारा रिमाइंडर का पता चलता था कि हमारा रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे क्योंकि हमको चेक तो रिमाइंडर ही करना है। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो फैक्टर है, रिमाइंडर कुछ और आ रहा है तो फैक्टर नहीं है, बस इतना। तो देखिए हमको भी तो यहाँ यही करना है ना कि जो हमारा रिमाइंडर चेक करना है, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो करेंगे वही काम, px पे रखेंगे, है ना। तो देयरफॉर इफ pa क्यों, x कहाँ रखना है, px पे, तो x की वैल्यू a, तो यहाँ पे भी a, ठीक है। तो अगर अब जो pa आएगा वही रिमाइंडर होगा, तो अगर pa जीरो है, अगर pa जीरो है दैट इज रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर इज जीरो, इफ रिमाइंडर इज जीरो then the x minus a will be the factor of px, otherwise not, ठीक है। तो वही रिमाइंडर वाला काम करना है, px पे रखना है x की वैल्यू, बस अगर रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है तो जो हमारा डिवाइजर है वो px का फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर जीरो के अलावा कुछ और आ रहा है, कोई और वैल्यू दे रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं px जो है हमारा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। और दूसरा पॉलिनोमियल मान लेंगे जो डिवाइजर है, अब वो मान लीजिए है x माइनस 4, ठीक है। अब चेक करना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4, ठीक है। अब इसको रखेंगे, ये x कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो जो हमारा रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो होगा क्या, px, x की जगह पे 4, p4, यहाँ पे रखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 16, 4 स्क्वायर 16, 8 4 जा 32 एंड प्लस 16। देखिए प्लस प्लस वाले जो ऐड करेंगे 16 प्लस 16 32 और माइनस 32, तो क्या आ गया, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं डिवाइड करने पे, कुछ डिवाइड करने पे नहीं बचा मतलब कि कंप्लीटली डिवीजन हो गया। जो डिवाइजर था उसने डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो कंप्लीटली डिवाइड जब कर देता है कोई नंबर तो वो उसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है। और यही कंसेप्ट लगता है कि रिमाइंडर 0 होने पे जो डिवाइजर होता है वो px का फैक्टर हो जाता है। तो देयरफॉर सिंस रिमाइंडर
इज 0, देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। बस ऐसे ही क्वेश्चन करने, और यहीं पे अगर मान लीजिए आपका रिमाइंडर 0 ना आगे कुछ और वैल्यू देता, तब ये gx जो है px का फैक्टर ना होता, क्योंकि रिमाइंडर बचने का मतलब है कि कंप्लीटली डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट इतना ही था। तो अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चेक करने को आता है कि कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं है, तो ये तो आप आसानी से कर ही लोगे। और वैसे भी अभी हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कराएंगे, तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए फिलहाल देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, फैक्टराइजेशन, कि पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे, वैसे तो क्लास 8th में अलजेब्रा में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे फैक्टराइजेशन के, आपने पढ़े होंगे, लेकिन चलिए ठीक है, बहुत लोग ध्यान भी नहीं देते हैं 8th तक, सोचते हैं 9 से पढ़ेंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि 11 से पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए उनकी बात, तो सब हर तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमको सबको लेकर चलना है। ठीक है, तो जो फैक्टराइजेशन है पॉलिनोमियल का, उसमें जो तरीका है, जो मेथड है, वो है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, स्प्लिट का मतलब ब्रेक करके, टुकड़ों में बांट के, मतलब जैसे एक पार्ट है तो उसको, एक पार्ट को 2 पार्ट में ब्रेक करके। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, सीधा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि x² + 9x + 18। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो देखिए हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। अब कैसे स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट समझते हैं आप लोग ना, कोफिशिएंट बताया था कि जो भी वेरिएबल के प्रोडक्ट में जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे x² है, इसके पहले कोई नंबर नहीं लगा है, तो कोई नंबर नहीं लगा है तो हम मान लेते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मानना क्या है, वो तो 1 होता ही है, वहाँ पे 1 होता है जहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले का जो कोफिशिएंट है वो हो गया 1। ठीक है, दूसरे वाले कोफिशिएंट क्या हो गया 9, और तीसरा तो क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, वो है 18। ठीक है, तो 3 नंबर हो गए हमारे पास, 1, 9 और 18। ठीक है, अब करना क्या होता है, करते ऐसे हैं कि सबसे पहले जो पहला कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो होता है, ये पहला कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म जो होता है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 × 18 करेंगे तो क्या आएगा 18 करेंगे। अब उसके बाद ये तो पहला स्टेप हो गया कि दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 18 आ गया। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके 18 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है हमारा जो ये साइन होता है ना, ये जो लास्ट नंबर वाला साइन होता है, यानी जो सेकंड नंबर के बाद वाला, सेकंड टर्म के बाद वाला जो साइन होता है उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा है प्लस, तो प्लस लगा है तो प्लस लिख लीजिए। ठीक है, और जो सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है इसको लिख लीजिए, क्या है 9 है। ठीक है, इतना हो गया पहले। अब करना क्या है, तो देखिए अब करना ये है कि क्योंकि हमको इसको स्प्लिट करना है 2 नंबर में, 2 पार्ट में, तो हमको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। इनको मल्टीप्लाई करके रखा था ना, यहाँ पे चेक किया था कितना, तो उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, और ये जो प्लस साइन लगा है और उनको प्लस करने पे क्या है 9 आए। ठीक है, प्लस साइन, यहाँ पे साइन इसलिए देखते हैं, कभी कभी माइनस होता है तो माइनस करने पर लाना होगा, तो जैसा साइन यहाँ पे है उसी तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी 2 नंबर ऐसे सोचने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे, उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 18 है, और उन्हीं को ऐड करने पे, क्योंकि प्लस है, उन्हीं को ऐड करने पे 9 है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सोचनी पड़ेगी। वैसे भी आप लोग क्लास 9th में आ गए हो, इतना आप सोच सकते हो, इतनी थिंकिंग एबिलिटी हो चुकी है, और छोटे छोटे नंबर ही हैं, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए 18 जो है, 18 के फैक्टर मन में सोच लेंगे। सबसे पहले छोटे से शुरुआत करेंगे, जैसे 2 से, 2 9 से क्या होता है 2 9 से होता है 18, मतलब अगर नंबर्स को देखें तो 2 × 9,
क्योंकि सबसे पहले फोकस करेंगे कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है। तो 2 इंटू 9 हो गया, ठीक है। उसके पहले 1 इंटू 18 होता है, 1 इंटू 18 हो गया, 2 इंटू 9 हो गया, और फिर 3 इंटू 6 हो गया, और उसके बाद फिर वही फिर से 6 इंटू 3 और 9 इंटू 2, 9 2 है ना, दोनों बात वही है। तो इतने नंबर हमारे पास मिल गए, इतने पेयर हमारे पास मिल गए। एक मिल गया 18 और 1 का, एक मिल गया 9 और 2 का, एक मिल गया 3 एंड 6 का, ठीक है। अब इन्हीं में से एक एक पेयर को पकड़ेंगे, इन्हीं में से जैसे इसमें 18 इंटू 1 18 आया ना, अब इसी को चेक करना है कि इन्हीं को ऐड करने पे 9 है। तो क्या अगर 18 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आएगा? नहीं आएगा, 19 आ जाएगा। लाना क्या है? 9। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगला पेयर 2 इंटू 9 18 तो आ रहा है, बट ऐड करने पे क्या 9 लाना है, 9 लाना है। तो क्या इनको ऐड करेंगे तो 9 आएगा? 9 + 2 11, नहीं 9 नहीं आएगा, तो इसको भी निगलेक्ट कर देंगे। अब देखेंगे 3 एंड 6, तो 3 इंटू 6, अब 3 इंटू 6 18 तो आ रहा है, वहीं से पेयर बनाया है, लेकिन क्या 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा? 3 + 6 9, जी हाँ, इस पे 9 आ रहा है, 3 + 6 इस पे 9 आ रहा है। तो जब इस पे 9 आ रहा है तो यही पेयर हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18 भी आ रहा है और दोनों को ऐड करने पर 9 भी आ रहा है, ठीक। तो दो नंबर हमारे पास मिल गया, कौन कौन से? 3 एंड 6, ठीक। अब उन दो नंबर्स को इसमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना, तो इसीलिए यहां से इस नंबर से ही देखते हैं कैसे स्प्लिट करेंगे। तो देखिए अब स्प्लिट करते कैसे हैं। x² लिख देंगे प्लस 9, 9 को कैसे लिखा था हमने? 3 + 6 में, है ना, इसीलिए यहाँ पे ऐड करके देखते हैं कि क्या आता है। 3 + 6, तो 9 को स्प्लिट कर देंगे, जो नंबर आए हैं 3 + 6 में, और आगे x लगा है तो x लगा देंगे, अब प्लस 18, ठीक है। x² प्लस, अब x से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, और साइन भी कभी कभी यहाँ माइनस होता है, तो हर चीज़ को ध्यान देकर चलना है। अभी हमने सारे प्लस के बताए हैं क्योंकि प्लस से समझने में आसानी होगी, ठीक है, बाकी माइनस वाले बाद में करेंगे। तो प्लस और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा, फिर प्लस इंटू प्लस 6x आ जाएगा, और प्लस 18, ठीक है। अब देखिए दो दो को पेयर बना लेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। फिर यहाँ पे दो दो पेयर में कॉमन करते हैं, x² और 3x में। इसमें कॉमन क्या है? कोई नंबर कॉमन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, 1 3 में कुछ कॉमन नहीं है, बट x में कॉमन है। देखिए कॉमन कैसे? कॉमन का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों में हो, दोनों में हो। तो x² और x में क्या है? x कॉमन है। नहीं समझ में आया कॉमन का मतलब? देखिए कॉमन का मतलब वेरिएबल में कॉमन, देखिए नंबर में कॉमन तो समझ में आता है ना, कि जैसे 6 और 18 है, तो इनमें इन दोनों में से सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 6 और 18 में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर दे? कौन सा है? 6 है, तो 6 कॉमन हो जाएगा। इसमें तो समझ में आता है, लेकिन वेरिएबल में कैसे होता है? तो वेरिएबल में देखते ऐसे हैं कि जैसे x² और x लिखा हुआ है, ठीक है, तो x को लिख सकते हैं x की पावर 1, x⁻1। तो अगर सेम वेरिएबल है और उनकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो जो सबसे छोटी पावर होती है, जो सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे था कि 6 और 18 में सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, वैसे ही इसमें चलता है सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल, जो सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल होगा वही सबको डिवाइड कर देगा, क्योंकि x जो है वो x को भी डिवाइड कर देगा और x² को भी डिवाइड कर देगा, है ना। तो इसीलिए वेरिएबल में कॉमन लेने के लिए पावर देखते हैं, सबसे छोटी पावर जो होती है। लेकिन सिमिलर वेरिएबल में अगर यहाँ पे y होता तो फिर कॉमन ना होता, मतलब कि x² + 3y होता तब कॉमन ना होता। सिमिलर वेरिएबल होनी चाहिए और जो सबसे छोटी वाली पावर होगी वही वेरिएबल कॉमन होगा, ठीक है। तो इसमें x कॉमन होगा। अब देखिए x का मतलब x⁻1, यहाँ पे कितने x हैं? 2 हैं, एक x गया, तो क्योंकि एक्सपोनेंट में पढ़ा है ना कि x⁴ डिवाइड बाई x⁻m डिवाइड बाई x⁻n, ठीक। कॉमन का मतलब डिवाइड करना। तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? पावर में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर बेस सेम है, ठीक। तो यहाँ पे x⁻1 था और यहाँ x⁻2 था, तो कुल मिला के हमको माइनस करना है। तो 2 था और 2 में से 1 निकल गया, तो कितना बचा? 1। तो 1 का मतलब x⁻1, और 1 को नहीं लिखते हैं तो सिर्फ x लिख देते हैं, ठीक। प्लस यहाँ से भी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे एक ही x था और 1 निकल गया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, x⁻0, और x⁻0 किसी भी वेरिएबल की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो 1 को लिखते नहीं है, तो यानी x वाला पार्ट तो गया, बचा क्या? 3, ठीक।
तो ये आगे प्लस, अब प्लस यहाँ पे इन दोनों में क्या x कॉमन है, देखिए x जो है x यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमने क्या बताया था, हर जगह सेम वेरिएबल होने चाहिए, तो सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो कॉमन नहीं होगा। फिर नंबर पे देखते हैं, नंबर है नंबर 6 और 18। अब इसमें 6 और 18 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ये नहीं कि सबसे छोटा नंबर कॉमन ले लिया कि पता लगे 3 और 5 है तो 3 कॉमन ले लिया, नहीं, देखेंगे कि वो जो नंबर कॉमन ले रहे हैं वो दोनों को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड कर रहा है तो ही कॉमन होगा, नहीं तो नहीं कॉमन होगा, ठीक है। तो 6 जो है यहाँ पे 6 नंबर कॉमन है, क्यों, क्योंकि 6 को भी डिवाइड कर देगा और 18 को भी डिवाइड कर देगा। अब 6 कॉमन करेंगे, 6 कॉमन किया तो कॉमन को मतलब डिवाइड करना होता है, तो 6 को डिवाइड किया तो क्या बचा, 6 1 जा 6, तो 1 को लिखते नहीं है, तो क्या बचा यहाँ x। अब प्लस 18 को 6 ने डिवाइड किया तो क्या बचा, 6 3 जा 3 बचा, तो ये हो गया, ठीक। अब देखिए, अब ये और ये इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, तो पूरा का पूरा x + 3 कॉमन कर लेंगे, दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। तो x + 3 यहाँ से भी कॉमन, तो यहाँ बचा x और यहाँ पे क्या प्लस का 6, क्योंकि ये तो चला गया। बस यही आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक। तो करना क्या है, सबसे पहले पहला और तीसरा जो टर्म है इनके कोफिशिएंट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उतना लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जो साइन है, साइन के हिसाब से वो वाला साइन और जो नंबर है उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर 2 नंबर हमको ऐसे चूज करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए, और अगर प्लस है तो प्लस करने पे ये नंबर आए, अगर माइनस है तो माइनस करने पे नंबर आए, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई से, प्रोडक्ट से, कि पहले इनके फैक्टर एक तरह से देख लेंगे कि फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सबको पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया कि कौन कौन से पेयर हैं, ठीक है। फिर उनमें से देखेंगे कि प्लस माइनस करने पर कौन सा नंबर आ रहा है। यहाँ पे प्लस करने पर 3 और 6 को प्लस करने पर 9 आ रहा था, तो वही वाला पेयर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्प्लिट करके ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नोट कर, चलिए ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसको फिनिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम हमारी हो चुकी है, उसका जो कंसेप्ट था वो बता दिया, और जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो भी हमने बता दिया कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब फैक्टराइजेशन में बहुत सारे मतलब कि अनलिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, फिर वो अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। तो फिलहाल हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया है, अब उसको आप पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम जब एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो 2.4 का हिंट एंड सोल्यूशन होगा, ठीक है, पहले सोल्यूशन होगा उसमें। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को डिफरेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक इसको अच्छे से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। ओके, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।